Hello everyone. Sorry for delay for the new video. Actually, it take time because I want to give you perfect matter. So without wasting our time, today we are going to discuss about the new chapter money and its supply. So let's start. Here, firstly we talk about money. Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange and has got government approval. उसने कहा मनी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली एक्सेप्टेड हो जाती है और इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जैसे चीनी के बदले गेहूँ लेना, चावल के बदले गेहूँ लेना, कोई शू परचेज़ करना है आपको, जूते परचेज़ करने हैं आपको, उसके बदले आपको कुछ एक्सचेंज में कुछ और देना पड़ेगा। लेकिन उसमें डिफ़िकल्ट थी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के, कि जितना आपने दिया है उसके बदले क्या आपको उतना ही मिल भी रहा है। अब मान लो एक किसी के पास घोड़ा है, ठीक है, और उसको बदले में चीनी चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, तो अब चीनी को उतना ही क्विंटल देना पड़ेगा ना जितना कि घोड़े की कॉस्ट होगी। अब पता कैसे चलेगा कि कितने का घोड़ा है और कितने की चीनी है। तो इस प्रॉब्लम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चल पाती थी। फिर जब मनी आई तो मनी ने ये सारी प्रॉब्लम क्लियर कर दी। और मनी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ईज़िली एक्सेप्टेड हो जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं हमें मनी नहीं है, हमें इसके बदले कुछ और दो। हर कोई मनी को एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये हमारा मनी है जो कि ईज़िली मीडियम ऑफ एक्सचेंज करवा देता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक ज़रूरी बात यह है कि मनी तभी मनी कहलाती है जब उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल हो। अगर गवर्नमेंट मना कर दे कि ये चीज़ मनी नहीं है तो उसके बाद क्या होता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अभी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जो हो कहते हैं आप इंग्लिश में। तो इसमें क्या हुआ था कि जब न्यू करेंसी आई थी तो पहले ओल्ड करेंसी को बंद कर दिया गया था। जो ओल्ड करेंसी थी जिन लोगों के पास, वो कुछ टाइम बाद कागज़ का टुकड़ा काउंट हो गई। अब अगर आपके पास पुराने 500 के या 1000 के नोट हैं तो वो अब एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि मनी तभी मनी कहलाती है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और सेकंड थिंग कि इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मनी कब स्टॉक होती है और कब वो सप्लाई होती है। तो स्टॉक वो तब होती है जब उसे आरबीआई अपने पास रिजर्व करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और सप्लाई तब कहलाती है वैन इट इज़ हेल्ड विद पब्लिक, जब वो पब्लिक के पास होती है, हम जनता के पास होती है, एक सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है, तो उसे कहते हैं हम सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म इन स्पेंडेबल फॉर्म। खर्च करने के लिए, जब खर्च करने के रूप में एक पर्सन के पास या किसी बिजनेसमैन के पास जब मनी होती है तो उसे ही हम मनी के सप्लाई कहते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट और एक होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट के दो पार्ट्स होते हैं, M1 एंड M2। तो सबसे पहले नैरो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट डजंट कंसिस्ट कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अब जो आपका नैरो कॉन्सेप्ट है ये क्या कंसिस्ट नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा होगा सेंट्रल बैंक के पास होगा, और कमर्शियल बैंकों अपने आपस में जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पैसा जो होगा, ये मनी, ये आपका नैरो मनी में इंक्लूड नहीं होगा। जो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका M1 और एक होता है आपका M। अब M1 डिस्कस करते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ये मनी सप्लाई का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1968। ठीक है, इट इज़ लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी मीन्स इट इज ईजली कन्वर्टेड इनटू कैश।
It doesn't include the money for development purpose like money from IBRD and IMF. देखो इसमें क्या होता है, M1 को हम कहते हैं हाईली लिक्विड मनी. हाईली लिक्विड बोले तो विच कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में उसी को हम कहते हैं क्या कि हाईली लिक्विड मनी. अब जो आपका M1 होता है ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है मनी का, ठीक है. और इसमें क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला है M1 प्लस सी, M1 इज इक्वल टू सी प्लस DD प्लस OD. सी मीन्स क्या होता है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, आम जनता के पास जो पैसा है, ठीक है. इसमें लिखा है इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इट इंक्लूड्स करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. इट इज़ जनरेटेड बाय सेंट्रल बैंक हु हैज़ मोनोपोली राइट ओवर इट्स इशू. आप लोगों को पता होगा कि कॉइन और नोट्स दोनों को प्रिंट करने की अथॉरिटी होती है आपके जो RBI है, मतलब प्रिंट करने का, प्रिंट तो आपका RBI करता है, नोट्स को और कॉइन्स को आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. तो फिर सर्कुलेट करते हैं पूरे इंडिया के अंदर या पूरी इकोनॉमी में आपके उस पैसे को. और जो भी सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो कॉइन है चाहे वो आपके नोट्स हैं, जो भी सर्कुलेट हो रहा है आपकी इकोनॉमी में वही आपका मनी कहलाएगा, ठीक है. कौन सा मनी, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक वाला, ठीक है. अब उसके बाद बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की. डिमांड डिपॉजिट, इन सच डिपॉजिट अ विड्रॉवर कैन विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम बैंक विदाउट एनी प्रायर नोटिस. बैंक्स नेवर प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट इन सच डिपॉजिट लाइक करंट अकाउंट. समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की है मैंने. इसमें वो कह रहा है कि जो भी आपका पर्सन है जिसका अकाउंट होगा किसी बैंक में, वो बिना किसी बैंक को पहले इंटीमेट किए, बिना इन्फॉर्म किए अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है. जैसे कि करंट अकाउंट में 1 डे में ही नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. लेकिन अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें, लेकिन करंट अकाउंट में हो सकती है. इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट रेट % है वो 0 होता है, ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है, बैंक इंटरेस्ट क्यों नहीं देता, क्योंकि ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ये अकाउंट, ताकि वो करोड़ों की जो या लाखों की लेन देन होती है वो एक दिन में ही कर सके, ठीक है. इसलिए करंट अकाउंट बनाया जाता है. तो ये हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट हो गया. अब पढ़ते हैं हम अदर डिपॉजिट OD के बारे में, जो हमने अभी यहाँ पे देखा. इट इंक्लूड्स IDBI फॉरेन करेंसी रिजर्व लाइंग विद RBI एंड NABARD. RBI अपने पास जो भी रिजर्व रखता है वो सारे के सारे इंक्लूड कहाँ हो जाते हैं, अदर डिपॉजिट में, ठीक है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं मनी सप्लाई के. एक होता है नैरो कॉन्सेप्ट, एक होता है ब्रॉड कॉन्सेप्ट. नैरो कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट होते हैं, M1 M2. ब्रॉड कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट होते हैं, M3 M4. तो अभी जो हमने डिस्कस किया सिर्फ M1 डिस्कस किया. उसका फॉर्मूला था C प्लस DD प्लस OD. C मीन्स था करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD मीन्स था डिमांड डिपॉजिट और OD मीन्स था अदर डिपॉजिट, ठीक है. अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर M2. M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. समझ में आ गया होगा. M1 बोले तो C प्लस DD प्लस OD, और जब हम उसमें सेविंग डिपॉजिट ऐड कर देते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की, तो क्या निकल के आ जाएगा, M2, ठीक है. अब बात करते हैं ब्रॉड मनी की. दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन अप्रैल 1977. जो हमारा M1 था वो 1968 के टाइम पे आया था, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट कब आया, 1977 में. अब बात करते हैं हम M3 की. मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रॉड मनी के अंदर या ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, M3 M4. तो M3 की बात करें, M3 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, ठीक है. यहाँ पे नेट वर्ड क्यों आया, जो नेट वर्ड इसलिए आया कि जो भी पब्लिक की डिपॉजिट होती हैं जैसे RD FD ये पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं, उनको ऐड करेंगे प्लस C प्लस DD प्लस OD करेंगे तो हमारा M3 निकल के आ जाएगा. यहाँ टाइम डिपॉजिट को मेंशन भी किया है मैंने. टाइम डिपॉजिट इंक्लूड्स RD FD विच हैव अ मैच्योरिटी पीरियड. और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो RBI होता है वो भी आपका जब कोई टारगेट पॉलिसी को टारगेटिंग करना होता है तो वो भी M3 का ही कॉन्सेप्ट अपनाता है. ब्रॉड मनी में जो M3 है इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम होती है. सबसे हाईली लिक्विड जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, M1. और जो लिक्विड
बहुत ही ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, वो M4। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, M4 की। M4 M4 का फॉर्मूला होता है M3 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस माइनस NSC। NSC क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सेविंग होती हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन उसमें से जो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाली स्कीम होती है उसको हटा दिया जाता है। अब ये NSC होता क्या है, तो इसका मीनिंग देखो, इट इज़ अ पोस्टल डॉक्यूमेंट, Postal Department fixed duration saving scheme categorized as highly secured investment. Its time period is for 5 to 10 years from date of purchasing it. देखो, NSC जैसे आप अपने खाते खोलते हैं बैंक में, अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं, ऐसे ही आपका NSC भी एक टाइप का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें कि एक आम इंसान जो भारत का नागरिक होगा, बशर्ते वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से ना हो, तो वो अपना अकाउंट जो आपका NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला अकाउंट है, वो आपका पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, और ये आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी का भी काम करता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी बोले तो इसका मीनिंग होता है कि जब आप लोन वगैरह लेते हो कभी, तो आप आपका NSC का सर्टिफिकेट अगर कहीं जमा करते हो तो उसके बदले आपका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा, तो इसलिए आपको फ़ायदा देता है। ठीक है, इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, आप बीच में से अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 5 साल से 10 साल के बीच में होता है। अलग अलग NSC होती हैं, कोई 5 साल की होती है, कोई 10 साल की होती है, तो मैच्योरिटी टाइम पीरियड 5 साल से 10 साल, उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हाई पावर्ड मनी की। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी। इसी को हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, बेस मनी भी कहते हैं, पावरफुल मनी भी कहते हैं, एंड मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी को हम M0 से डिनोट करते हैं। इट इज़ इश्यूड बाय गवर्नमेंट एंड RBI. Some portion of this currency is kept along with the public while the rest is kept with as fund in RBI. कुछ इसका पैसा RBI के पास होता है और कुछ इसका पैसा पब्लिक के पास होता है। अब हम इसे फॉर्मूले से समझते हैं। मैंने बताया था हाई पावर्ड मनी को M0 से डिनोट करते हैं, तो M0 इज इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन। जो आपकी इकोनॉमी में चल रही है उस करेंसी को कौन सर्कुलेट कर रहे हैं, हम लोग, मीन्स जो पब्लिक के पास पैसा है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI। अब बैंक भी डिपॉजिट करते हैं क्या, बिल्कुल। RBI के पास बैंक अपना CRR के रूप में कुछ 4% या 3% डिपॉजिट करते हैं। आज के दिन पे अभी आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, अब बैंक के पास भी फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब कुछ को देखते हुए जो आपका RBI है उसने अपने पास रिज़र्व कम कर दिया। पहले 4% था, अब 3% पे आ चुका है। ये CRR का डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में करूँगी, ये जो हमारा बैंकिंग चैप्टर होगा। फ़िलहाल अभी आप इतना समझिए कि CRR कैश रिज़र्व रेशियो होता है, जो कि हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का 3% या 4% RBI के निगरानी में रखना पड़ता है। भले वो बैंकों के पास ही रहेगा, लेकिन उसमें पूरे जो नज़र रहेगी वो RBI की रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जब बैंकों को ये लग रहा है कि RBI को ये लग रहा है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो पब्लिक को कैसे करके देगी। तो इसलिए अब जो आपका RBI है उसने जो रिज़र्व सिस्टम है वो अब सिर्फ 3% कर दिया है। ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स मैंने आपको पहले भी कहा था, RBI के बहुत डिपॉजिट होते हैं। NABARD, IFCI, IDBI, IMF, वर्ल्ड बैंक के सारे अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं। NABARD आपको पता होगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IFCI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IMF
सभी को पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इन सब का जो भी डिपॉज़िट होता है वो आपके आरबीआई के पास होता है। तो ये हो गया आपका अदर डिपॉज़िट। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।